everyone, good evening all of you. How are you all? I hope you are very well. लास्ट वीडियो का आपका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में कुछ न्यू सीखा था, आज के इस लेक्चर में भी हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न्यू सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, जो हमारा ये यूनिट सेकंड है, ये रिलेटेड है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया से। ठीक, अब इसमें हम कैसे पढ़ेंगे सीक्वेंस से, जो हम नेशनलिज्म को समझ पाएँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद, क्योंकि जब हमारा इंडिया कॉलोनी रहा था ब्रिटिश का, तभी तो नेशनलिज्म जैसी विचारधारा आइडियोलॉजी लोगों के जहन में आई, तभी तो राष्ट्रवाद एक आइडियोलॉजी के रूप में सामने आया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद को भी समझें। अब उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, यानी कि कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड कैसे हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कांग्रेस के बाद हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, यानी कि बंगाल का विभाजन कैसे हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1907 का सूरत अधिवेशन, यानी कि सूरत सेशन में क्या हुआ था। देन हम पढ़ेंगे उदारवादी और उग्रवादी। अब ये उदारवादी क्या थे, उग्रवादी क्या थे, और ये दो ग्रुप कैसे बने, ये सब हम पढ़ेंगे। एंड में हम पढ़ेंगे लखनऊ समझौता। देखिए, आज की जो क्लास होगी हमारी वो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड होगी। राष्ट्रवाद, मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड, 1905 का बंगाल पार्टीशन, 1907 का सूरत सेशन, और उसके बाद ये मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, और 1960 का लखनऊ पैक्ट। अब इसमें जो 1916 से 1947 के बाद के जो भी हमारे मूवमेंट हैं वो हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि अगर हम सारे एक ही वीडियो में लेकर आते हैं तो वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, और इससे बच्चे जो होते हैं बोर भी हो जाते हैं, और समझने में भी उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो अच्छे से बस इतने लिमिटेड टॉपिक को हम कवर करेंगे, और सबसे एंड में हम पढ़ेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जितने भी फैक्ट हम पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, क्या आपको याद रखना ज़रूरी है, उसके लिए मैंने एंड में आपके लिए क्वेश्चन मतलब ऐड किए हैं। उसको आप देखिएगा। पूरी क्लास देखने के बाद ध्यान से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना याद रहा है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से हैं जो कि मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? ये एक पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी है। ये कैसी आइडियोलॉजी है? एक राजनीतिक और सामाजिक आइडियोलॉजी है, जिसमें पीपल क्या करते हैं, अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति परंपरा के लिए और भाषा के आधार पर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और एकता का अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियंस क्या करते हैं, हम इंडियंस अपनी इंडिया के लिए अपनी संस्कृति को फील करते हैं, अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। जो भी भाषा के आधार है, तो हम क्या करते हैं, सब कुछ यूनिटी बनाए रखते हैं यहाँ पर। ठीक, किस पर बेस्ड होती है ये? अपनी आइडेंटिटी पर। क्योंकि आपने इंडिया में देखा होगा, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनका जैसे जैसे एरिया है वैसे वैसे उनकी अलग एक आइडेंटिटी है। तो वो सब एक ही राष्ट्र को यूनिटी बनाकर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेशनलिज्म। ये विचारधारा कब होती है, ये आइडियोलॉजी कब स्ट्रॉन्ग होती है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स या एम्पायर या इनजस्टिस, यानी कि जब बाहर से कोई भी साम्राज्य यानी कोई बाहरी ताकत आ गई, या अन्याय होने लगा बाहर से, यानी कि हम इंडियन हैं, हमारे ऊपर कोई भी बाहर से कंट्री आती है और वो हमारे साथ अन्याय करती है, तो तब क्या होता है, हम इंडियंस मिलकर क्या करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पहले क्या थे, ब्रिटिश के कॉलोनी थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद क्या होता है। तब हम क्या करते थे, हम इंडियंस ने मिलकर ब्रिटिशर से सामना किया और अपने देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब सिंपल मीनिंग आप देखिए, नेशनलिज्म का मीन क्या होता है? लविंग योर कंट्री, अपने देश से प्यार करना, वर्किंग फॉर इट्स वेलफेयर, इसके वेलफेयर के लिए काम करना, और फीलिंग प्राउड, फीलिंग मतलब महसूस करना, प्राउड महसूस करना अपने कल्चर के लिए, लैंग्वेज के लिए, ट्रेडिशन के लिए। हमारा कल्चर कैसा है, हमारी लैंग्वेज कैसी है, हमारा ट्रेडिशन क्या है। आपने देखा होगा इंडिया का कल्चर है साड़ी पहनना, तो आपने अदर कंट्रीज़ में भी देखा होगा, वेस्टर्न कंट्री में लोग साड़ी को पहनते हैं। और एक तरीके से जब हम देखते हैं कि कोई वेस्टर्न कंट्री में हमारे देश की परिधान यानी कि हमारे देश के पहनावे को अपना रहा है, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्राउड फीलिंग करते हैं कि अरे ये तो हमारे इंडियन कल्चर है। या हिंदी की अगर हम बात करें, जब कोई फॉरेनर हमारी हिंदी लैंग्वेज बोलता है तो हम प्राउड फील करते हैं कि ये तो हमारी इंडियन लैंग्वेज है, हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं तो ये हिंदी बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से जब पीपल कम टुगेदर टू मेक देयर कंट्री फ्री, यानी कि जब
लोग मिलकर अपने देश को आज़ाद कराते हैं, मजबूत करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एंड प्रो करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इसे एक राष्ट्रवाद कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। समझ आया? राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? अपने देश से प्यार करो, अपने देश की भलाई के लिए काम करो, अपने संस्कृति, भाषा और परंपरा पर गर्व महसूस करो और सब मिलकर क्या करो? देश को आज़ाद कराओ, मजबूत करो और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट हो। तो इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आई होप आपको राष्ट्रवाद समझ आया होगा। अब चलते हैं हम भारत का ब्रिटिश कॉलोनी, यानी भारत जब हमारा ब्रिटिश कॉलोनी यानी उपनिवेशवाद रहा। अब ये इसमें से थोड़े से मैंने पॉइंट डाले हैं, ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना क्योंकि हमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ना कि हिस्ट्रिकल। तो फिर भी मैंने ये पॉइंट डाल दिया, आप याद रखिएगा। 1757 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। लगभग ये कितने साल रहा? 190 साल। उसके बाद जब ये 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, ब्रिटिश जो होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद 1858 में होता है कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। पहले क्या था? पहले 1858 तक जो था कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी ने सुनी होगी। उसके बाद क्या हो जाता है? 1858 के बाद इंडिया जो होता है ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाता है, ठीक। और 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हो जाता है और ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है। तो ये है थोड़ा सा बस मेन पॉइंट, इनको आप याद रखिएगा कि कैसे हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, किस अधीन रहा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया और 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हो गया। तो ये बस मैंने इतना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल आपको बताया है, इसको याद रखिएगा। बाकी फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस में है, वो सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? 1958 से 47, ठीक। ये देखिए इंग्लिश स्लाइड में इसलिए लेकर आई हूँ, हो सकता है बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम से हों तो उनका भी ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं इंग्लिश की स्लाइड में। देखिए, इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1757 टू 1947, अप्रोक्सीमेटली 190 ईयर्स, ठीक। उसके बाद क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 से। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश होती है, कंट्रोल करती है ओवर बंगाल पर। उसके बाद 1858 में कंपनी के रूल एंड हो जाते हैं और इंडिया डायरेक्टली अंडर आ जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक। 1947 में क्या होता है? इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, ब्रिटिश रूल एंड हो जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब पढ़ते हम कि ये जो आपने उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म वर्ड पढ़ा, इंडिया हमारा ब्रिटिश का कॉलोनी रहा, इसको भी तो समझना जरूरी है कि आखिर ये कॉलोनी होता क्या है। अब इसको पढ़ते हैं हम। देखिए, ये कोलोनियलिज्म का जो अर्थ है ना, वो क्या है? कोई भी शक्तिशाली देश, फॉर एग्जाम्पल हम ब्रिटिश को ले लेते हैं, ठीक। दूसरे कमज़ोर देश पर, कमज़ोर देश हम इंडिया को ले लेते हैं। क्या करता है? राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल तरीके से, ठीक, पॉलिटिकल तरीके से, इकोनॉमिक आर्थिक तरीके से, और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन ने क्या किया? हमारी इंडिया के जो भी पॉलिटिकल था उस पर कंट्रोल किया, इकोनॉमिक पर कंट्रोल किया और कल्चरल पर कंट्रोल किया, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक। अब इसमें क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? एक दूसरे के देश के प्राकृतिक संसाधनों, भूमि और श्रम का उपयोग किया जाता है। जो भी हमारे इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज थे, लैंड था, लेबर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोटेशन, यानी कि हमारे इंडिया प्राचीन काल में क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। हमारा इंडिया जो था नेचुरल तरीके से, एक तरीके से भरा हुआ था, सब कुछ था हमारे इंडिया के पास। तो ब्रिटिशर ने क्या किया? हमारे इंडिया से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको ब्रिटिश में ले जाना स्टार्ट कर दिया। आपने खादी के बारे में सुना होगा। ये यहाँ से क्या करते थे? खादी, ब्रिटिशर क्या करते थे? खादी ब्रिटिश को ले जाते थे, वहाँ से ड्रेस तैयार होकर इंडिया आती थी और इंडिया में वही ड्रेस ये महंगे तरीके से बेचते थे। माल इंडिया का होता था लेकिन सस्ते में ले जाते थे और वहाँ उसको मॉडिफाई करते थे और यहाँ इंडिया वालों को महंगे में बेचते थे। सिंपल सी बात। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। आई होप आपको कोलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद का मीनिंग भी समझ आया होगा। अब देखिए इनके उद्देश्य क्या थे। कोई भी कंट्री जब कोलोनियलिज्म यानी कि किसी पर कंट्रोल करती है तो उसका मेन मोटिव क्या रहता? फर्स्ट था उसका इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक गेन करना। जो भी फॉर एग्जांपल उपनिवेशित देश कौन हो गए? फॉर एग्जांपल इंडिया, हम इंडिया की बात करेंगे। ऐसी और भी बहुत सी कंट्री हैं लेकिन फिलहाल हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया के जो भी, इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, चाय होती थी, कपास होती थी, उन सब का ये शोषण करते थे। अब हम पॉलिटिकल पावर में देखते हैं, दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित करना। ब्रिटिश ने क्या कर लिया? हमारे पूरे इंडिया पर अपना क्या कर लिया? डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेट करने लगा। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक वर्चस्व। अब ये क्या करते थे? जो भी संस्कृति है, भाषा है और परंपरा है, उसको दबाकर जो भी हमारे इंडिया की संस्कृति थी, हमारी लैंग्वेज थी, हमारी परंपरा थी, उन सबको दबाकर ये अपनी संस्कृति को थोपना चाहते थे। अब देखिए, आप प्रेजेंट में देखेंगे हमारे इंडिया में क्या है, लोगों को इंग्लिश खाना पसंद आने लगा, इंग्लिश ड्रेसेस पसंद आने लगी, इंग्लिश परंपरा को वो यूज़ करने लगे। तो इस तरीके से क्या, पहले तो उन्होंने मतलब फोर्सफुली हम पर
कंट्रोल किया, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया फिर से, अगर देखा होगा आपने, तो एक तरीके से इंग्लिश परंपरा को अपनाने लगा है, क्योंकि अपनी संस्कृति, भाषा, परंपरा को धीरे धीरे दबाने लगा है। और ये बात टिरू भी है, आपने देखा ही होगा, सब लोगों को वेस्टर्न ड्रेस पहननी है, वेस्टर्न खाने खाने हैं। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। कौन कौन से? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। समझ आया मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलोनियलिज्म क्या है? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी तक हमने क्या सीखा कि नेशनलिज्म क्या था? अपने देश से प्यार करना, अपने देश की संस्कृति परंपरा पर गर्व फील करना। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। कॉलोनियलिज्म क्या था? कोई भी मतलब पावर आकर इंटरफेयर करती है और हमें क्या कर लेती है? डोमिनेट करती है हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल पर। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। इसका उदय क्या था? औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था। आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक अपमान और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक आंदोलन था। जब हमारा इंडिया ब्रिटिश का क्या था, ब्रिटिश के अंडर में था, तो हमारा आर्थिक शोषण भी होता था, हमारी संस्कृति का क्या होता था? हमारी संस्कृति का भी अपमान होता था और हमारे मतलब सोशल इक्वालिटी भी थी। तो ये मेन रीज़न था कि हमारे इंडिया में नेशनलिज्म राइज होने लगा। ठीक, सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे अपोजिट टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध। अब इसका विरोध हमने क्यों किया? जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण किया, हमारी अर्थव्यवस्था का, भारतीय समाज का शोषण किया ब्रिटिश शासन ने, क्योंकि वो तो सब कुछ अपना चाहते थे ना। और सबसे मेन पॉइंट कि जो भी भारतीय होते थे उनके राइट्स, उन्हें ये राइट्स नहीं देते थे, उन्हें सेकंड सिटीजन मानते थे, ये अपने आप को फर्स्ट सिटीजन मानते थे, जबकि इंडिया में इंडियन को ही ये सेकंड सिटीजन का दर्जा देते थे, एक्सप्लॉइटेड करते थे इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी को। थर्ड पॉइंट है, इन्होंने भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रेरित किया। जब कोई एक पर्सन, सिंपल सी बात है, एक सेकेंड, किसी भी एक पर्सन पर उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सब तरीके से, सोशल तरीके से उसे इनजस्टिस होगा, उसके साथ अन्याय होगा, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम तक वो उसको सहन करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके मन में भी एक मतलब बात आएगी कि अब मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाऊं। तो इसी तरीके से जब कुछ ज़्यादा ही ब्रिटिश का हो गया, तो इंडियन मूवमेंट क्या हुए, इन्हीं सबसे प्रेरित होकर इंडिया में आंदोलन प्रेरित होने लगे। ठीक, ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, आधुनिक शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। अंग्रेज जो शिक्षा लेकर आए थे वो आधुनिक थी, जो भारतीयों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचारों से परिचित कराया। जब इंडियन ने एजुकेशन को देखा तो उसमें डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों से मतलब उन्हें क्या कराया, जागरूक कराया। मॉडर्न एजुकेशन ब्रॉट बाय द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंडियन टू द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इससे एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जब मॉडर्न एजुकेशन आई तो यहाँ क्या हुआ, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास राइज हुआ, जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ठीक, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन एंड डिवीज़न, यानी कि आर्थिक शोषण और विभाजन क्या था। ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज़ थी, जैसे भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश किया, भारत में बहुत सारे कुटीर उद्योग थे, तो उस पर ब्रिटिश ने क्या किया, उन सबका विनाश कर दिया। सेकंड पॉइंट है भारी कर, यानी कि इनकम हैवी टैक्स इतने लगाते थे ये, और जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, और मज़दूरों को इन्होंने कंगाल कर दिया था, क्योंकि जितने भी किसान थे उनको उनकी फसल से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इस तरीके से वो क्या हो गए, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा वीक हो गए। तो ये भी एक पॉइंट था। अब देखते हैं फोर्थ है हमारा कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण। अब इसमें क्या हुआ, 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में एक धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। इसमें कौन कौन थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति को, जो कि ब्रिटिशर के द्वारा खो चुकी थी, उसको पुनः जागृत किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसे क्या बोला जाता है, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है। भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन था। फर्स्ट मेजर डिस्प्ले ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन इंडिया, याद रखिएगा 1857। लेकिन ये क्या हुआ था, इसका रिजल्ट क्या था, ये अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन इसने फिर भी क्या किया था, नेशनल कॉन्शियसनेस को एक तरीके से राइज किया था, यानी राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया था। फेल होने के बाद भी लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
कांग्रेस ने भारतीयों को संगठित किया, यानी कि जो भी भारतीय ये इधर उधर बिखरे हुए थे इन सबको एक मंच दिया, ठीक है, और राजनीतिक आंदोलन की दिशा में एक काम किया, क्योंकि अब जितने भी ये इंडियंस थे इधर उधर ये सब इस कांग्रेस रूपी एक मंच पर आ गए और यहाँ से अपने राजनीतिक विचारों को प्रेजेंट करने लगे, आवाज़ उठाने लगे एक तरीके से। अब से नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जैसे अमेरिका स्वतंत्र हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गई, इनसे भी भारतीयों को क्या प्रेरणा मिली। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिका से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, फ्रांस से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, ठीक। 8 पॉइंट है हमारा महात्मा गांधी का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने भारत में अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से एक राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। अंडर गांधी जी लीडरशिप नेशनलिज्म गोट ए न्यू डायरेक्शन इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंस मूवमेंट एंड सत्याग्रह। ये पॉइंट याद रखिएगा। उनके आंदोलन ने हर वर्ग और समुदाय को जोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। जितने भी वर्ग आंदोलन थे इंडिया में, कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो, यानी कि एवरी क्लास एंड कम्युनिटी, ना हिंदू ना मुस्लिम, सारे एक साथ होकर जन आंदोलन में उसको बदल दिया। अब ये देखिएगा, भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य जो रीज़न था वो यही था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता की एकता और स्वतंत्रता की इच्छा। ये एक कैसा था, लॉन्ग प्रोसेस था, और ये जिसमें सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ये सब फैक्टर थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मई 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष भी माना गया, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई ना वो 1885 से कांग्रेस के गठन से हुई, और इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ तक चली, 15 अगस्त 1947। अब याद रखिएगा, जो हमें पढ़ना है वो मेन पॉइंट जो है 1885 कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से 15 अगस्त 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म ये सब पढ़ाया, ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया ताकि आप इसकी बैकग्राउंड को समझ सकें। अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। किसने की, ए.ओ. ह्यूम ने की है। किसके साथ मिलकर की, भारतीय नेताओं के साथ मिलकर की। याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम अलोंग विद इंडियन लीडर्स। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इट्स पर्पस वाज टू गिव इंडियंस ए प्लेटफॉर्म वेयर दे कुड पीसफुली फॉरवर्ड देयर प्रॉब्लम बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ग्रेजुअली वर्क फॉर इंडिपेंडेंस। यानी ये ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बातों को शांति से रख सकें और धीरे धीरे स्वतंत्रता के लिए काम कर सकें। आपको कांग्रेस का मेन मोटिव समझ आया। मेन मोटिव क्या था कांग्रेस का, उन्हें एक मंच दिया, कांग्रेस ने अपने इंडियंस के लिए एक मंच दिया और अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा और अपनी स्वतंत्रता के लिए धीरे धीरे काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1905 का बंगाल विभाजन। उसके बाद आता है बंगाल विभाजन। अब आपसे पूछ लिया जाएगा बंगाल विभाजन क्यों हुआ। देखिए, बंगाल विभाजन जो हुआ वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ, लेकिन ये एक विवादास्पद निर्णय था, यानी ये डिसीजन सही नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था, बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित करना था। फॉर एग्जाम्पल, ये बंगाल है, इसको 2 भागों में बांटना था। इसके पीछे असली मकसद जो था वो स्वतंत्रता आंदोलन जो कि इंडियन मिलकर करने लगे थे 1885 में कांग्रेस बनने के बाद, उसको कमजोर करना था। और इसका मेन मोटिव था फूट डालो और राज करो की नीति, क्योंकि उस टाइम जो बंगाल में था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र में था। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और आंदोलन को कुचलने के लिए विभाजन का सहारा लिया था कि बंगाल के 2 पार्ट कर दिए जाएंगे। अब ये 2 पार्ट क्यों करने थे, ये देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 कंट्रोवर्शियल डिसीजन मेड बाय द ब्रिटिश विक्ट्री लॉर्ड कर्जन। इसका एम था बंगाल इंटू 2 पार्ट्स, बट द रियल मोटिव था इसके बिहाइंड द वीकन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक, अब उसके बाद आता है 1907 का सूरत अधिवेशन। इसमें क्या होता है, कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो सूरत में हुआ था, क्योंकि जब कांग्रेस बनी थी वो अलग अलग शहरों में अपने अधिवेशन सेशन करती थी। उग्रवादी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने और उदारवादी चाहते थे कि रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहिए। बहस के दौरान क्या हुआ, दोनों गुटों में झड़प हो गई और अधिवेशन हिंसा में बदल गया और कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। अब ये उदारवादी कौन थे और उग्रवादी कौन थे ये हम पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये उदारवादी और उग्रवादी कब बने, जब सूरत अधिवेशन था। कब था, 1907 में था। वहाँ पर किस बात को लेकर बहस हुई थी कि कुछ लोग कहते थे तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, कुछ चाहते थे कि रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक, ये देखिए इंग्लिश में भी देखिए, कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट सूरत, इसमें बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट। इस तरीके से ये इंग्लिश, आप जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं उनको रीड कर लीजिएगा। अब देखते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम उदारवादी। उदारवादी क्या थे, ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा थे।
इसकी शुरुआत किस टाइम से हुई? अब ये टाइम भी याद रखने का कि जो उदारवादी दल था उसकी शुरुआत कब से हुई? 1885 से 1907 तक। ये कब तक एक्टिव था? 1907 तक। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। उदारवादियों का लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके संवैधानिक माध्यमों से सुधार करना। ये क्या चाहते थे उदारवादी चाहते थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या करें? कोऑपरेट करें और कॉन्स्टिट्यूशनल। अब उग्रवादी इसके अपोजिट थे, वो ब्रिटिश सरकार के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं चाहते थे, वो डायरेक्ट उसके खिलाफ थे, मतलब कि डायरेक्ट अपोजिट थे उग्रवादी। आप नाम से ही देख सकते हैं, एक उदारवादी, एक उग्रवादी, सॉरी। अब इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं उदारवादी का, 1885 से 1907 तक। ये कौन सा टाइम कहलाता है? राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी युग, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी? 1885 में। किसने बनाई? ए.ओ. ह्यूम ने। उसके बाद 1907 में क्या होता है? सूरत विभाजन हो जाता है, कांग्रेस के दो बड़े दल बन जाते हैं, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम उदारवादी नेता देख लेते हैं कौन कौन से थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? भारतीय राजनीति के दादाजी, और भारत के पहले सदस्य थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे। ठीक, उसके बाद इनके प्रयासों में भारत की आर्थिक शोषण का सिद्धांत, यानी कि ड्रेन थ्योरी, ये अपने आप में एक थ्योरी है, याद रखिएगा। अगर किसी भी एग्जाम में आपको देखने मिले कि ड्रेन थ्योरी गिवन बाय दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी एक फेमस थिंकर हैं और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो नाम याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हें सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया और भारतीय लोक सेवक समाज की स्थापना की। इनका ये याद रखिएगा, भारतीय लोक सेवक समाज। नेक्स्ट है फिरोज शाह मेहता, इनको बॉम्बे के शेर के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन में सुधार के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन तीनों के नाम याद रखिएगा। फोर्थ हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाल के उदारवादी नेता थे, भारतीय पत्रकारिता में ये अग्रणी थे। उदारवादी नेता कौन कौन से हैं? चारों के नाम याद रखिए। फर्स्ट हैं दादा भाई नौरोजी, सेकेंड है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है फिरोज शाह मेहता, फोर्थ है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये थे उदारवादी कैसे थे? ब्रिटिश सरकार के साथ कोऑपरेशन चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें अभी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिबरल पार्टी के रह गए हैं। ये क्या चाहते थे? संवैधानिक, यानी कि अचीव सेल्फ रूल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, सुधारों के माध्यम से ये स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं और ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रेजेंट पिटीशन एंड मेमोरेंडम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, याद रखिएगा। कानूनों में सुधार और भारतीयों के लिए अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। ये पीसफुली चाहते थे, उदारवादी हर चीज़ क्या चाहते थे? पीसफुली चाहते थे। इनका दृष्टिकोण क्या था? कि अहिंसा, ये बिलीव करते थे नॉन वायलेंस एंड पीसफुल मेथड में। ये क्या चाहते थे? कि डिमांड थी इनकी कोऑपरेशन एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म फ्रॉम द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिश प्रशासन के सहयोग से धीरे धीरे सुधार की मांग करते थे। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं, अब इनका पतन क्यों हुआ? क्योंकि जब कोई पीसफुली बात करेगा उस ब्रिटिश सरकार से जिसने इंडिया को खोखला कर दिया, तो क्या वो इनकी डिमांड को सुनेगा? नहीं सुना। उसने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इनकी मांगों को सारा अनसुना कर दिया। उनके तरीकों को उग्रवादी और जनता के एक बड़े हिस्से ने कमजोर और अक्षम माना। जो उग्रवादी लोग थे वो क्या कहते थे? जो उदारवादी मांग कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल कमजोर हैं, यानी कि इसको ये मान ही नहीं सकते। अब उग्रवादी कौन थे आप देखिएगा। इससे पहले हम पढ़ते हैं सूरत विभाजन, क्योंकि हमारे जो उदारवादी दल था वो कब से कब तक है? 1885 से 1907 तक। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर दो गुट बनाए इसने, जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने बताया। आगे चलकर उग्रवादी और फिर गांधीवादी चरणों का मार्ग प्रशस्त किया। उदारवादी, अब पढ़ते हैं हम उग्रवादी कब से कब तक रहे? 1905 से 1919 तक। अब इनके मेन पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे अब ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, यानी कि हिस्ट्री में जाते हैं। 1995 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ, जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन था। 1907 में सूरत विभाजन हुआ, जो उग्रवादी और उदारवादी अलग अलग हो गए थे, क्योंकि पहले एक साथ थे। उसके बाद ही तो ये, जब 1907 कांग्रेस सेशन हुआ तभी तो ये दोनों अलग अलग डिवाइड हुए, एक तरफ उग्रवादी एक तरफ उदारवादी। 1909 में मिंटो मार्लो सुधार आता है। इसको ये मतलब क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। वे भारतीय स्वशासन की मांगों को पूरा नहीं करता था। स्वदेशी मूवमेंट, वाइकेट मूवमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बंगाल पिटीशन इन 1905, सूरत स्प्लिट ऑन कांग्रेस 1907। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म इन 1909 डिड नॉट मीट द डिमांड्स ऑफ इंडियन सेल्फ रूल। ओके, अब हम पढ़ते हैं उग्रवादी के जो प्रमुख नेता हैं वो कौन कौन है। आपने एग्जाम में अधिकतर देखा होगा लाल वाल पाल, ये पूछे जाते हैं। अब ये कौन थे? लाल से थे लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। युवाओं में जोश और क्रांति की भावना भरने वाले थे ये। ठीक। सेकंड है बाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र से थे। इनका जो ये
फेमस कोट्स है, स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये याद भी होगा। इसके अलावा इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया। इससे क्या था, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। पाल से हैं बिपिन चंद्र पाल, बंगाल के। ये क्या थे, पत्रकार और प्रतिभाशाली वक्ता थे। स्वदेशी और विदेशी वस्त्र बहिष्कार के प्रबल समर्थक थे। इनका कहना था कि जो भी वस्त्र हैं यानी जो भी क्लोथ्स हैं वो इंडिया के पहने जाएं और जो भी ब्रिटिश से आ रहे हैं उनका हम बॉयकॉट करें। ठीक, इसके अलावा कुछ अरविंद घोष और अश्विनी कुमार दत्त थे, ये भी उग्रवादी नेता जाने जाते हैं। उग्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके कार्यों को आगे चलकर गांधीवादी आंदोलन को एक मजबूत आधार प्रदान किया, क्योंकि इन सब के बाद आते हैं गांधी जी, जो कि इंडिया के मतलब जब तक इंडिया आज़ाद होता है तब तक रहते हैं। देखिए 1905 से 1919 तक क्या रहता है, उग्रवादी आंदोलन रहता है। ये एक महत्वपूर्ण चरण था। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा 1857, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। उसके बाद हमने 1885 का क्या पढ़ा, ए.ओ. ह्यूम पढ़ा। 1905 का ए.ओ. ह्यूम मतलब कांग्रेस की जो स्थापना की थी। 1905 का हमने बंगाल विभाजन पढ़ा। 1907 का हमने क्या पढ़ा, सूरत अधिवेशन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उदारवादी और उग्रवादी। ठीक, अभी तक हमने इतने पॉइंट पढ़े। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और न्यू पॉइंट की तरफ, और ये है हमारा लखनऊ समझौता 1916 का। इसका टाइम याद रखिएगा। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन के दौरान कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। लखनऊ समझौते से आप समझ जाएंगे लखनऊ में हुआ और किस किस के बीच हुआ। ये मेन पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, किस किस के बीच हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, याद रखिएगा। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, 1905 में जो बंगाल विभाजन ने हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर किया था, क्योंकि बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया था ब्रिटिश सरकार ने, एक हिंदू और एक मुस्लिम, तो उसको जो कमज़ोर किया था लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से मिलती है और इसमें एकता लेकर आती है। थर्ड पॉइंट था 1907 में जो सूरत विभाजन के टाइम उदारवादी और उग्रवादी दो गुट बन गए थे, उनको भी एक किया। और फोर्थ पॉइंट है जो 1914 से 18 के दौरान जो मतलब पूरे वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, भारतीयों से अपनी सपोर्ट मांगी थी और बदले में उन्हें क्या किया था कि उन्हें राजनीतिक सुधार देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं था। ये पॉइंट याद रखिएगा। लखनऊ समझौता क्या था, 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और जो 1905 में बंगाल विभाजन ने हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर किया था, उसको ये जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आती है तो उसमें एकता होती है। और जो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को दो हिस्सों में बांटा था, उदारवादी और उग्रवादी, उन दोनों को भी एक साथ लेकर आती है। फोर्थ ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से समर्थन मांगा था, लेकिन बदले में किसी ठोस राजनीतिक सुधार देने का वादा नहीं किया था। ये देखिए नेक्स्ट है, ये समझौता क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट आंदोलन करना था, साथ ही ये कांग्रेस के भीतर उग्रवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन का भी प्रतीक था। ये चारों पॉइंट जो है मेन इंपॉर्टेंट है लखनऊ समझौते से रिलेटेड, इनको याद रखिएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट आंदोलन था और कांग्रेस के भीतर जो दो गुट बने थे उग्रवादी और उदारवादी, उनमें फिर से पुनर्मिलन हुआ था। अब इसके मेन पॉइंट फिर से पढ़िए, लखनऊ समझौते के जो मेन पॉइंट हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांगों को अस्वीकार किया, मुस्लिमों को अलग चुनाव क्षेत्र का अधिकार दिया जाएगा। मुस्लिम लीग की जो भी मांगें थी उनको स्वीकार किया गया, मुस्लिमों को अलग चुनाव क्षेत्र यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अधिकार दिया गया। मुस्लिमों के धर्म संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा की मतलब मांग को स्वीकार किया गया। कांग्रेस की मांग थी कि ब्रिटिश शासन के स्वशासन की मांग को मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया। दोनों बल ब्रिटिश सरकार पर सुधारों के लिए दबाव बनाने लगे। कांग्रेस के भीतर पुनर्मिलन हो गया, उग्रवादी और उदारवादी दोनों अलग अलग थे जो कि एक हो गए। ब्रिटिश सरकार ने के खिलाफ संयुक्त मोर्चा यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वशासन की मांग की और दोनों ने मिलकर 1999 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की नींव रखी। तो आज की इस क्लास में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने 1857 से 1916 तक, ठीक, याद रखिएगा। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1919 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज की क्लास हम दो पार्ट में लेकर आएंगे। अब वक्त है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के करने का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट है सूरत अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया। मैंने आपको स्लाइड में पढ़ाया भी है और साफ साफ उसमें लिखा भी है। अगर आप क्लास को ध्यान से देखेंगे आपका ये आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ऑप्शन है हमारे पास 1905, 1906, 1907, 1908। सूरत सेशन कब हेल्ड हुआ था, ये हुआ था 1907। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा
लखनऊ समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? बाल गंगाधर तिलक एंड मुस्लिम लीग, एनी बेसेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नन ऑफ दीज, यानी किसी ने भी नहीं। आपने ये भी अच्छे से अगर क्लास की होगी तो आपका ये आंसर भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये लखनऊ समझौते पर 1916 में किसने हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन का किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ? यानी जो बंगाल पार्टीशन था वो उस टाइम कौन से गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपने ये क्लास ध्यान से देखी होगी आपका ये आंसर भी रॉन्ग नहीं होगा, और ये हमारा आंसर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस किन दो समूह में विभाजित हो गई थी? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? पहले तो ये याद रखिएगा, ये हुआ था 1907 सूरत में। अब इसके ऑप्शन है हमारे पास मुस्लिम लीग एंड नरम दल। नरम दल की बात ही नहीं है उसमें। स्वराजिस्ट यानी जो स्वराज पार्टी के थे वो मॉडरेट, नो स्वराज, ये स्वराज की तो बात ही नहीं थी। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, मतलब उदार एंड उग्रवादी आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। लखनऊ समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लखनऊ पैक्ट। इतना मैं बता देती हूँ कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? आप ऑप्शन है आपके पास, अगेंस्ट स्वदेशी यानी स्वदेश के खिलाफ, स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता, सपोर्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट करना, ऑल ऑफ द अबव। इसका ये है आपका होमवर्क, और इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों का ये आंसर राइट होता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।